वेलकम टू इंटेलेक्टस केमिस्ट्री। मैं पुनीत दुबे आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ SN1 एंड SN2 रिएक्शन। ओके, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने SNI, SN1 डैश, SN2 डैश मैकेनिज़्म और ACT मैकेनिज़्म ये सब देख लिया। आज हम लोग बात करेंगे फैक्टर्स जो इन रिएक्शंस को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक बात बोल दूं, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर से हिट करें और इसको अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने मित्रों के साथ भी शेयर करें ताकि इसका प्रॉफिट उनको भी मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ SN1 एंड SN2 रिएक्शंस। ओके, सो आज के इस वीडियो लेक्चर में हमको क्या क्या पढ़ना है वो देख लेते हैं। सो पहला होगा हमारा इफेक्ट ऑफ सबस्ट्रेट स्ट्रक्चर, effect of solvent effect and salt effect of leaving group and effect of attacking nucleophile। ओके, सो ये 5 इफेक्ट हैं हमको जो देखने हैं, हमको जो मेजर हैं यही सब हैं। सो लेट्स स्टार्ट द फैक्टर्स अफेक्टिंग द रिएक्शन रेट ऑफ द SN1 रिएक्शन या SN2 रिएक्शन। तो पहला इफेक्ट हमारा होगा इफेक्ट ऑफ सबस्ट्रेट स्ट्रक्चर। ओके, so the rate determining step in SN1 reaction is the formation of a carbocation. So the order of reactivity of the substrate in SN1 reaction is the same as the order of stability of the carbocation. Okay, and the stabler the carbocation, the more is the reactivity or readily it will be form. ठीक है, तो इसके कहने का मतलब क्या है कि रिएक्शन का रेट उसी ऑर्डर में होगा जिस ऑर्डर में उस बने हुए कार्बोकटान की स्टेबिलिटी को डिफाइन करता है। जितने ऑर्डर में स्टेबिलिटी होगा उस कार्बोकटान का, उसी ऑर्डर में क्या होगा, सबस्ट्रेट स्ट्रक्चर उसका अफेक्शन के लिए होगा। ठीक है, चलिए जैसे बात करते हैं, एक ऑर्डर हमने दिया हुआ है AR3CX। एक्स हमारा जब लिविंग ग्रुप है ये निकल जाएगा तो बनेगा हमको ट्राइफिनाइल मिथाइल कटायन। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, 3 एरोमेटिक रिंग हैं जो उस प्लस चार्ज को अपने रेजोनेंस के थ्रू उसको डिक्रीज़ करेंगे तो वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज करेंगे। सो उसी ऑर्डर में हमने यहाँ पे दिया हुआ है। सबसे स्टेबल हमारा ये है, उसके बाद दूसरा आएगा बाइफिनाइल मिथाइल कटायन, फिर उसके बाद टर्शरी अल्काइल मिथाइल कटायन हो जाएगा। तो इस तरह से जो स्टेबिलिटी ऑर्डर उस कार्बोकटायन का होगा वही ऑर्डर उस सबस्ट्रेट की रिएक्टिविटी का होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। पहला पॉइंट होगा इसमें अनसैचुरेशन एट द अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन पे अगर अनसैचुरेशन होता है तो उसका इफेक्ट हमारे SN1 या SN2 रिएक्शन पे क्या फ़र्क पड़ता है। फॉर एग्जांपल विनाइलिक एंड एसिटाइलिनिक एंड एराइल केटायन आर वेरी अनरिएक्टिव इन SN रिएक्शन बिकॉज द कार्बन हैलोजन बॉन्ड acquires the carbon halogen or X means maybe any living group. Okay, so the carbon and living group bond acquire the partial double bond character that is strengthened through the resonance. तो अल्फा पोजीशन पे जब हमारा अनसैचुरेशन होता है तो वहाँ पे लिविंग ग्रुप और कार्बन के बीच में जो बॉन्ड है वो पार्शियल डबल बॉन्ड का बिहेवियर एक्वायर कर लेता है। ठीक है, तो वो एक्वायरमेंट हमारा जो उस पार्शियल डबल बॉन्ड आया हुआ है उस कार्बन लिविंग ग्रुप के बीच में, वो किस वजह से आया है, ड्यू टू रेजोनेंस। यहाँ पे एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर मैंने दिखाया हुआ है, अल्फा पोजीशन पे डबल बॉन्ड है तो यहाँ का जो लोन पेयर वो यहाँ पे जाता है, फिर ये यहाँ पे, तो ये एक दूसरे में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं और जो कि इसके सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर को चेंज कर देता है किसमें, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर में। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। व्हेन अनसैचुरेशन एट द बीटा कार्बन पे अनसैचुरेशन होता है तो क्या फ़र्क पड़ता है। SN1 रिएक्शन आर हाईली फेवर्ड इफ़ देयर इज़ अनसैचुरेशन एट द बीटा कार्बन। जब ये बीटा कार्बन पे अनसैचुरेशन होता है और जब कार्बोकटायन बनेगा तो ये बीटा कार्बन का जो अनसैचुरेशन है उस पॉजिटिव चार्ज के अल्टरनेट पोजीशन पे होता है, जिसकी वजह से ये मेसोमेरिक इफेक्ट और यू कैन से दैट रेजोनेंस इफेक्ट शो करने लगता है, जिसकी वजह से वो कार्बोकटायन ज़्यादा स्टेबलाइज हो जाता है। दिस इज़ बिकॉज द रिजल्टिंग एलाइलिक और बेंजाइलिक कटायंस आर स्टेबलाइज बाय रेजोनेंस, दैट्स वाई अनसैचुरेशन एट द बीटा कार्बन स्टेबलाइज दैट कार्बोकटायन। ओके, so this is the reaction. So here is at beta position unsaturation and here is leaving group. When leaving group depart producing the carbocation and the beta carbon having the unsaturation, then this bond move to here and
the positive charge will come here. So in this, these two are the resonating structure, and here positive charge is going to be stabilized. Next is the in benzylic cation, benzylic carbocation बन गया, then it showing the resonating structure. So here again positive charge is going to be stabilized by the resonance. That's why the unsaturation at beta carbon stabilize more that carbocation. Okay, so the rate of SN2 reaction for the allylic or benzylic system are also increased because of the resonance in the transition state. SN2 रिएक्शन का जो रेट है उसको भी बढ़ाते हैं अनसेचुरेशन एट बीटा कार्बन। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो ट्रांजिशन स्टेट बनता है उस ट्रांजिशन स्टेट में भी रेजोनेंस होता है, जिसकी वजह से उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है और रिएक्टिविटी भी बढ़ जाती है। इन जनरल SN1 रेट एट एन एलाइलिक सबस्ट्रेट आर इंक्रीज्ड बाय एनी अदर सब्स्टिट्यूएंट in at 1 and 3 position which can stabilize the carbocation, for example alkyl, aryl or halo or a group, हेलो ग्रुप। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, SN1 रिएक्शन में एलाइलिक सबस्ट्रेट जो हमारा बढ़ाता है उसके अलावा भी कोई अगर सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है जैसे एल्काइल ग्रुप या एराइल ग्रुप या हेलो ग्रुप, जो कि उस पॉजिटिव चार्ज को डिक्रीज कर सकता है, उस पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज कर सकता है बाय इलेक्ट्रॉन डोनेशन, देन वो ग्रुप SN1 रिएक्शन में बहुत हेल्पफुल करेगा और SN1 रिएक्शन को ईजिली प्रोसीड करने के लिए एंथुसियाज्म करता है, वहाँ पे इजीली प्रोसीड करने के लिए उसको प्रेरित करता है। ठीक है, कैटलाइज करता है। नेक्स्ट इज द प्रेजेंस ऑफ द हेटेरोएटम एट द अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन पे जब हमारे हेटेरोएटम प्रेजेंट होते हैं तो उसका क्या इफेक्ट पड़ता है। SN1 reaction are highly favored if there is a heteroatom at the alpha carbon because it highly stabilize the carbocation form. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने ऑक्सीजन लिया हुआ एज अ हेटेरोएटम प्रेजेंट एट द अल्फा कार्बन। सो यहाँ पे क्या होगा, जब लिविंग ग्रुप डिपार्ट होगा तो इस कार्बन पे एक पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा एंड दैट हेटेरोएटम हैविंग द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय डोनेशन ऑफ दिस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन these heteroatom stabilize that carbocation. So the presence of a heteroatom at the alpha carbon is a favorable for the SN1 reaction. Okay, and next is alkyl group at the alpha carbon, alpha and beta carbon in SN2 reaction पे जब हमारा alkyl group present होता है तो उसका क्या इफेक्ट पड़ता है। In the transition state of SN2 reaction 5 atom or groups are attached to the alpha carbon. As the number and size of the alkyl groups increases on the alpha and beta carbon, the energy of the transition state increases due to the non-bonded repulsive interaction such as steric strain, which decreases the rate of SN2 reaction. Thus SN2 reaction are very sensitive to the steric factor. मतलब क्या हुआ, एल्काइल ग्रुप का नंबर और साइज़ जो कि अल्फ़ा और बीटा कार्बन पे प्रेजेंट होते हैं जैसे ही बढ़ता है वहाँ पे SN2 रिएक्शन को वह हिंडर्ड करने लगता है, वहाँ पे स्टेरिक स्ट्रेन प्रोड्यूस होता है जिसकी वजह से ट्रांजिशन स्टेट में उसकी एनर्जी इंक्रीज़ हो जाती है ड्यू टू रिपल्सन। जैसे ही एनर्जी इंक्रीज़ होता है तो वहाँ पे क्या होता है कि रेट जो SN2 रिएक्शन का है वो डिक्रीज़ होने लगता है। ठीक है, तो इसीलिए बोला था SN2 रिएक्शन में SN2 रिएक्शन जो होता है हमारा स्टेरिक फैक्टर को लेके बहुत सेंसिटिव होता है। जैसे जैसे स्टेरिक रिपल्सन बढ़ता जाएगा SN2 रिएक्शन का रेट डिक्रीज़ होने लगता है, कम होने लगता है। ठीक है, अब देखते हैं सॉल्वेंट इफेक्ट। सॉल्वेंट का इफेक्ट क्या पड़ता है, जिस मीडियम में हम रिएक्शन को प्रोसीड करा रहे हैं उस मीडियम का उस रिएक्शन पे क्या इफेक्ट पड़ता है वो देखते हैं। द नेचर ऑफ द सॉल्वेंट हैज़ अ डोमिनेंट इफेक्ट ऑन द रेट ऑफ एन SN रिएक्शन, दस मैकेनिज्म एंड द मैकेनिज्म इट फॉलोज। नेचर ऑफ सॉल्वेंट कैसा है, पोलर प्रोटिक है, पोलर एप्रोटिक है, उसका क्या इफेक्ट पड़ता है SN रिएक्शन में, सब्सटीट्यूशन रिएक्शन का रिएक्शन के ऊपर और उसकी मैकेनिज्म जो फॉलो कर रहा है उसके ऊपर। The solvent effect on the rate of SN1 reaction depends on whether the substrate is neutral or positively charged. हमारा जो substrate है वो कैसा है, न्यूट्रल है या चार्ज्ड है, उस पर डिपेंड करता है कि हमारा जो SN1 रिएक्शन में कैसे पार्टिसिपेट करेगा, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हमारा सबस्ट्रेट न्यूट्रल है या चार्ज्ड है। ठीक है, फॉर अ न्यूट्रल सबस्ट्रेट द ग्रेटर द पोलैरिटी ऑफ द सॉल्वेंट द फास्टर इज द रिएक्शन। ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे जब सबस्ट्रेट हमारा न्यूट्रल होगा तो
पोलैरिटी जितना ज़्यादा होगा उस सॉल्वेंट में रिएक्शन उतना ही ज़्यादा फास्ट होगा, बिकॉज इन सच केसेस द ट्रांजिशन स्टेट इज़ मोर पोलर दैन द स्टार्टिंग मटेरियल एंड सो मोर स्टेबलाइज्ड बाय द पोलर सॉल्वेंट थ्रू सॉल्वेशन। क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, सबस्ट्रेट उस ट्रांजिशन स्टेट में उसकी पोलैरिटी बढ़ जाती है इन कंपैरिजन टू स्टार्टिंग मटेरियल। तो जैसे पोलैरिटी वहाँ बढ़ती है सॉल्वेशन के थ्रू तो उसकी रिएक्शन फास्ट हो जाती है, स्टेबलाइज हो जाता है। द इंटरेक्शन बिटवीन अ डिजॉल्व्ड स्पीसीज एंड द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल इज नोन एज द सॉल्वेशन। सॉल्वेशन क्या होता है, ये डिजॉल्व मॉलिक्यूल और हमारा जो सॉल्वेंट होता है उसके बीच में जो भी इंटरेक्शन होता है उसको बोलते हैं सॉल्वेशन। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये हमारा एक सबस्ट्रेट है जो कि ट्रांजिशन स्टेट में जब मॉलिक्यूल के साथ सॉल्वेंट का इफेक्ट पड़ता है तो वहाँ पे क्या होता है, बीच में ये पोलराइज होने लगता है। पोलराइजेशन होगा तो एक्स की तरफ पॉजिटिव आयन और प्लस के साथ जो पॉजिटिव आयन है उसकी तरफ नेगेटिव आयन का सॉल्वेशन जो सॉल्यूशन में प्रेजेंट है वो इनको सॉल्वेट करते हैं। ठीक है, तो ये होता है हमारा सॉल्वेशन, इंटरेक्शन बिटवीन दीज एटम एंड द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल। ठीक है, सॉल्वेशन causes the stabilization by dispersing the partial or full charge through hydrogen bonding interaction through the dipoles and through the electron donation। सॉल्वेशन जो हमारा स्टेबलाइजेशन करता है उस पर्टिकुलर सॉल्यूट का, उस पर्टिकुलर सबस्ट्रेट का, वो कैसे करता है, बाय इंटरेक्शन बाय द हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरेक्शन थ्रू द डाइपोल मूवमेंट या डाइपोल्स के थ्रू, या फिर वहाँ पे इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके, जिसको हम सॉल्वोलाइसिस बोलते हैं। अगर वाटर है तो हाइड्रोलाइसिस बोलते हैं, अल्कोहल है तो अल्कोहलाइसिस बोलते हैं। ठीक है, तो फॉर SN2 मैकेनिज्म इंक्रीजिंग द सॉल्वेंट पोलैरिटी यूजुअली डिक्रीजेज द रिएक्शन रेट स्लाइटली। SN2 रिएक्शन में पोलैरिटी बढ़ने के साथ साथ SN2 रिएक्शन का रेट जो होता है वो डिक्रीज होने लगता है। ठीक है, तो ये SN2 रिएक्शन की बात है। न्यूक्लियोफाइल पहले ऐड होता है, फिर दोनों बॉन्ड एक पार्शियल बॉन्ड से जुड़ते हैं, फिर वहाँ पे ये बॉन्ड टूट के निकल जाता है और यहाँ पे हमारा ये मॉलिक्यूल यहाँ पे जुड़ जाता है जो कि न्यूक्लियोफाइल होता है। ठीक है, चलिए, a very marked effect on the rate of SN2 reaction that is observed on changing the solvent from polar protic to polar aprotic solvent। SN2 मैकेनिज्म की बात करते हैं तो वहाँ पे सॉल्वेंट की जो पोलैरिटी होती है, अगर हम वहाँ पोलर टू नॉन पोलर या पोलर प्रोटिक टू पोलर एप्रोटिक की तरफ बढ़ते हैं तो एक बहुत ही मार्क्ड इफेक्ट देखने को मिलता है जो कि एक हमको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि ये SN2 मैकेनिज्म है या SN1 मैकेनिज्म है। फॉर एग्जांपल H2O, एसीटोन, मिथेनॉल, इथेनॉल आर द प्रोटिक solvent and acetone, DMSO, DMF, HMPT are the common aprotic solvent। aprotic means that cannot release the proton। ठीक है, for example acetone there is no free hydrogen to release, DMSO there is no hydrogen, DMF no hydrogen to release। for example this water acetone, water having the H plus ion to release। ठीक है, तो मिथेनॉल में H प्लस आयन है, इथेनॉल में H प्लस आयन है जो कि प्रोटॉन रिलीज कर सकता है, उसको प्रोटिक सॉल्वेंट बोलते हैं। जिसमें नहीं रिलीज कर सकते वहाँ पे क्या बोलते हैं, एप्रोटिक सॉल्वेंट। ठीक है, चलिए बात करते हैं एप्रोटिक सॉल्वेंट की। एप्रोटिक सॉल्वेंट कैन नॉट फॉर्म द हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड क्यों नहीं बनाए, क्योंकि उसके पास हाइड्रोजन ही नहीं है, तो बॉन्ड कहाँ से बनाएगा। दस दे डू नॉट सॉल्वेट द एनायंस टू एनी एप्रिसिएबल एक्सटेंट। जब हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना सकता तो वो किसी भी एनायन को सॉल्वेट नहीं कर सकता कि एक एप्रिशिएबल एक्सटेंट में, एक बहुत बड़े अमाउंट में उसको सॉल्वेट नहीं कर सकता। सो द एनायंस आर हाईली सॉल्वेटेड बाय द प्रोटिक सॉल्वेंट थ्रू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। प्रोटिक सॉल्वेंट में क्या होता है, प्रोटॉन होता है जो कि एनायन को ईजिली सॉल्वेट करता है और ह्यूज अमाउंट में सॉल्वेट करता है। उसका रिजल्ट क्या निकलता है, कॉन्सिक्वेंटली रिएक्शन रेट्स आर वेरी फास्ट विद एनायनिक न्यूक्लियोफाइल्स इन एप्रोटिक सॉल्वेंट बिकॉज द अनसॉल्वेटेड न्यूक्लियोफाइल्स आर ऑलमोस्ट नेकेड टू बी हाईली रिएक्टिव एज अ न्यूक्लियोफाइल। तो एप्रोटिक सॉल्वेंट में उस न्यूक्लियोफाइल का जो होता है, जो रिएक्टिविटी है वो बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि वहाँ पे कोई सॉल्वेशन तो होता नहीं है, कोई भी सॉल्वेंट मॉलिक्यूल उसको सॉल्वेट नहीं कर पाता है, बिकॉज वहाँ पे कोई प्रोटॉन नहीं है जिसकी वजह से कि वहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सके। तो उसकी रिएक्टिविटी बढ़ जाती है क्योंकि वो नेकेड होता है, और जितना ज़्यादा वो नेकेड होगा उतना ही ज़्यादा वो रिएक्टिव होता है। ठीक है,
चलिए, ऑर्डर ऑफ द रिएक्टिविटी ऑफ और द न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ द हैलाइड आयन इज एज फॉलोज। इन प्रोटिक सॉल्वेंट में जो होता है, प्रोटिक सॉल्वेंट में I माइनस हैविंग द हाई रिएक्टिविटी, देन आफ्टर ब्रोमाइड आयन, देन आफ्टर क्लोराइड एंड फ्लोराइड। क्यों? क्योंकि फ्लोरान हमारा छोटा मॉलिक्यूल है, ठीक है, छोटा एटम है, आयन है, जो कि पॉजिटिव आयन से ये ज़्यादा सॉल्वेट होता है, ठीक है, छोटा निगेटिव चार्ज है तो इसकी सॉल्वेशन सबसे ज़्यादा होती है। आयोडाइड का सॉल्वेशन सबसे कम होता है, तो प्रोटिक सॉल्वेंट में क्या होता है, सबसे कम जो सॉल्वेट होता है वही सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है। और यही ट्रेंड हमारा जब ए प्रोटिक सॉल्वेंट में लेते हैं तो वो बदल जाता है, क्योंकि फ्लोराइड तो हमारा बेसिक भी है और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल भी वर्क कर सकता है, ले जब तक ये फ्री है। तो प्रोटिक सॉल्वेंट में तो फ्री है नहीं, क्योंकि ये सॉल्वेट हो जाता है वहाँ पे, जबकि ए प्रोटिक सॉल्वेंट में नेकेड होता है, फ्री होता है, कोई सॉल्वेशन नहीं होता है। तो यहाँ पे फ्लोराइड आयन की रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होगी और आयोडाइड का सबसे कम हो जाता है। जस्ट अपोजिट इन द प्रोटिक सॉल्वेंट, प्रोटिक और ए प्रोटिक एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक हैं, ठीक है, आई बात समझ में। Due to the smaller size, fluoride ion is highly solvated through the hydrogen bonding, hence least reactive in the protic solvent, whereas in aprotic solvent is naked to be highly reactive. aprotic solvent में naked होता है, जितना ज़्यादा वो naked होगा उतना ही ज़्यादा वो reactive होगा। ये है हमारा मेन फंडा वहाँ पे, ठीक है, रिएक्टिविटी की जो बात करनी है। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं यहाँ पे इन DMSO मीन्स डाई मिथाइल सल्फोक्साइड, ठीक है, 2-methyl ग्रुप शील्ड इट्स पॉजिटिव पोल विच प्रिवेंट्स द सॉल्वेशन ऑफ द एनायन। मतलब क्या हुआ, 2 मिथाइल ग्रुप जो है इस पॉजिटिव आयन को, पॉजिटिव पोल को पूरी तरह से शील्ड कर लेते हैं, प्रोटेक्ट कर लेते हैं, जिसकी वजह से ये किसी भी एनायन को उतने अच्छे से सॉल्वेट नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो नहीं कर पाएंगे, दैट मीन्स दैट एनायन विल बी फ्री, विल बी नेकेड टू बी अटैक, टू बी हाईली रिएक्टिव। तो यहाँ पे सोडियम आयन को वहाँ पे, जो कि इस DMSO में निगेटिव पोल जो है फ्री है, प्रोटेक्टेड नहीं है, तो ये हमारा पॉजिटिव आयन को सॉल्वेट करेगा अच्छे से, जबकि एनायनिक पार्ट को, निगेटिव चार्ज को सॉल्वेट नहीं कर पाता, जिसकी वजह से दैट एनायनिक पार्ट इज़ फ्री टू बी हाईली रिएक्टिव। आई बात समझ में। सॉल्वेशन ऑफ द सोडियम आयन बाय DMSO हैंस एनायन फॉर एग्जांपल क्लोराइड आयन इज इसेंशियली फ्री। वही बात बोली हमने, आई बात समझ में। चलिए आगे चलते हैं। इफ़ द चार्ज इज इंक्रीज्ड इन द ट्रांजिशन स्टेट रिलेटिव टू द स्टार्टिंग मटेरियल, देन इंक्रीज इन द पोलैरिटी विल इंक्रीज द रेट ऑफ एसिड रिएक्शन। मतलब क्या हुआ, ट्रांजिशन स्टेट में अगर चार्ज बढ़ता है, बढ़ने का क्या तात्पर्य है यहाँ पे, कि अगर हमारा जो स्टार्टिंग मटेरियल वो न्यूट्रल है और ट्रांजिशन स्टेट में चार्ज आता है, इट मीन्स दैट चार्ज इज जनरेटेड फ्रॉम 0 टू प्लस चार्ज, आइदर माइनस चार्ज और प्लस चार्ज। ओके, सो हियर इट इज व्हेन द चार्ज इज इंक्रीजेज इन द ट्रांजिशन स्टेट relative to the starting material, then the increase in the polarity of the solvent will increase the rate of acid reaction. सॉल्वेंट की पोलैरिटी बढ़ने के साथ साथ उस न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन का रेट भी बढ़ जाएगा। एंड इफ द चार्ज इज डिक्रीजेज और द डिस्पर्स्ड इन द ट्रांजिशन स्टेट रिलेटेड टू द स्टार्टिंग मटेरियल, देन इंक्रीज इन द पोलैरिटी विल डिक्रीज द रेट ऑफ एसिड रिएक्शन। अगर चार्ज कम हो रहा है, पहले चार्ज था वहाँ पे प्लस चार्ज था, नेगेटिव चार्ज था, प्लस चार्ज से न्यूट्रल हो गया या प्लस चार्ज कम हो गया, डिस्पर्स हो गया, 1 से 2 में चला गया, 2 से 3 में चला गया, तो वहाँ पे क्या होगा, सॉल्वेंट की पोलैरिटी बढ़ने के साथ साथ उस न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन का जो रेट होता है वो डिक्रीज़ हो जाएगा। रेट क्या होगा, डिक्रीज़ हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल हम देते हैं यहाँ पे दोनों केसेस के लिए। For example, Me3N and CH3I, there is no charge, but in transition state there is a partial positive charge, partial negative charge has been generated. Okay, that's why here is the in comparison to with respect to this substrate in transition state having the increased in the charge. So in the above SN2 reaction, the charge is increased with respect to the starting material in the transition state, hence the polar solvent will increase its rate। आई बात समझ में। दूसरी बात देखते हैं यहाँ पे, NMe3 प्लस
मतलब कि टर्शरी एमीन क्वाटरनरी एमीन है हमारे पास। अब इस एमीन में क्या पॉजिटिव चार्ज एक जगह लोकलाइज्ड है नाइट्रोजन के ऊपर। जैसे ये ट्रांजिशन स्टेट में जाते हैं ये पॉजिटिव चार्ज दो एटम पे डिवाइड हो जाता है। सो हियर इज द डिस्पर्शन ऑफ द चार्ज। सो इन दिस केस SN1 reaction the charge is dispersed, hence the polar solvent will decrease its rate। इस केस में क्या होगा, जैसे जैसे सॉल्वेंट की पोलैरिटी बढ़ेगी वहाँ पे उसका रेट क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। आई बात समझ में। ये रिएक्शन से हम यहाँ पे चार्ज के बढ़ने और घटने से उस पोलैरिटी का उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा ये देख लिया हमने। आइए आगे चलते हैं। सॉल्ट इफेक्ट क्या होता है, सॉल्ट इफेक्ट। सो इन जनरल द एडिशन ऑफ एन एक्सटर्नल सॉल्ट affect the rate of SN1 and SN2 reaction in same way as an increase in the solvent polarity। तो सॉल्ट इफेक्ट भी कैसे इफेक्ट करता है, जैसे सॉल्वेंट की पोलैरिटी इंक्रीज या डिक्रीज होने पे बड़ा काम करता है SN1 रिएक्शन के रेट पे, उसी तरह से सॉल्ट इफेक्ट भी करता है। हाउएवर देयर आर एक्सेप्शंस although the rate of SN1 reaction are usually increased by addition of salt, this is called the salt effect। Addition to the leaving group, एडिशन ऑफ लिविंग ग्रुप आयन ऑफन डिक्रीजेज द रेट। क्यों, क्योंकि कॉमन आयन इफेक्ट लगेगा वहाँ पे। ठीक है, SN1 रिएक्शन में जैसे हम कोई सॉल्ट ऐड करते हैं तो उसका रेट बढ़ जाता है, जबकि अगर लिविंग ग्रुप आयन को उसमें ऐड करते हैं तो वहाँ पर कॉमन आयन इफेक्ट के द्वारा उसकी रेट को डिक्रीज कर देता है। कौन, कॉमन आयन इफेक्ट। तो ये हमारा सॉल्ट इफेक्ट होता है। अब देखेंगे इफेक्ट ऑफ लिविंग ग्रुप। लिविंग ग्रुप का हमारे उस रेट पे क्या इफेक्ट पड़ता है। A living group which becomes a more stable species after it departs is a better living group। मतलब क्या हुआ, अगर कोई लिविंग ग्रुप डिपार्ट हो रहा है, डिपार्ट होने के बाद अगर ये स्टेबलाइज हो जा रहा है, कोई एक स्टेबल मॉलिक्यूल बना रहा है, तब तो वो लिविंग ग्रुप जो होगा वो बेस्ट लिविंग ग्रुप होगा। ओके, सो दिस इज़ यूजुअली द इनवर्स ऑफ द बेसिसिटी ऑफ द लिविंग ग्रुप। बेसिसिटी की ऑलवेज उस टाइम रिवर्स होता है, मतलब कि weak base is the best nucleophile, high base strong base is the poor living group। okay, and the best living group are the weakest base that I have said here। okay, the quality of living group is inversely proportional to the basicity of the living group। ये एक रिलेशन मैंने डिड्यूस किया है इस पूरे पैराग्राफ को पढ़ के कि इसको अगर हम जान लेते हैं, क्वालिटी ऑफ लिविंग ग्रुप कैसा होगा, बेस्ट लिविंग ग्रुप होगा, पुअर लिविंग ग्रुप होगा तो, या मॉडरेट लिविंग ग्रुप होगा तो वो किस पे डिपेंड करेगा, बेसिसिटी ऑफ दैट लिविंग ग्रुप। हाई बेसिक है या स्ट्रॉन्ग बेसिक है, दैट मीन्स पुअर लिविंग ग्रुप। वीक बेसिक है, वीकेस्ट बेसिक है, दैट मीन्स बेस्ट लिविंग ग्रुप। मॉडरेट बेस है, इन बिटवीन हाई एंड लो, देन द क्वालिटी ऑफ लिविंग ग्रुप दैट मे बी इन बिटवीन द पुअर एंड बेस्ट। ठीक है, इट मे बी मॉडरेट लिविंग ग्रुप। तो इस तरह से हम इस रिलेशन से डिड्यूस किया हुआ है, तो वहाँ से जान लेंगे कि वहाँ पे लिविंग ग्रुप क्या है और कैसा है। ठीक है, सो फॉर एग्जांपल एमंग द हलाइड आयोडाइड इज़ द बेस्ट लिविंग ग्रुप एंड द फ्लोराइड इज़ द पुअरेस्ट लिविंग ग्रुप। क्यों, क्योंकि यहाँ पे I- का बेसिसिटी कम है, सबसे कम है इन कंपैरिजन टू हलाइड, वेयर एज इन फ्लोराइड आयन इज़ द स्ट्रॉन्ग बेसिक। ठीक है, फ्लोराइड आयन स्ट्रॉन्ग बेसिक है, इट मीन्स इट इज़ हैविंग द पुअर लिविंग ग्रुप। द ऑर्डर ऑफ एसिडिटी ऑफ देयर कॉन्जुगेट एसिड, अगर पुअर बेस है मीन्स उसका कॉन्जुगेट एसिड जो होगा वो स्ट्रांग होगा। ठीक है, तो HI जो हमारा है स्ट्रांग एसिड है, देन HBr है, HCl है, HF हमारा लो पुअर है, मीन्स हाई लो एसिड है, मतलब कि पुअर एसिड है, मतलब स्ट्रांग बेस है, इट मीन्स लो या पुअर लिविंग ग्रुप बोलेंगे। ठीक है, एसिडिटी बेसिसिटी का आपस में रिलेशन जो है वो एकदम अपोजिट है, और बेस से अपोजिट क्या है उसका क्वालिटी, पुअर होगा या गुड होगा या बेस्ट होगा। ओके, दस द स्ट्रॉन्गर द कॉन्जुगेट एसिड ऑफ द लिविंग ग्रुप द बेटर इज इट्स लिविंग एबिलिटी। एसिडिटी जितना ज़्यादा होगा उसकी जो लिविंग एबिलिटी होगी वो उतना अच्छा होगा। ठीक है, आइए देखते हैं ग्रुप के बारे में कुछ बेस्ट। दस द स्ट्रॉन्गर द कॉन्जुगेट एसिड हैविंग द लिविंग ग्रुप बेटर इज इट्स लिविंग ग्रुप। तो यहाँ पे एक मैंने दिया हुआ यहाँ पे टोसाइल ग्रुप। टोसाइल ग्रुप क्या होता है, एक ये हमारा ग्रुप कॉमन होगा, इसमें मिथाइल ग्रुप जोड़ दिया तो टोसाइल ग्रुप होगा, टोसाइलेट लिविंग ग्रुप। ओके, तो इसको हम जब किसी ग्रुप के साथ जोड़ते हैं तो वो लिविंग एबिलिटी इसकी सबसे अच्छी बन जाती है। इसी तरह से हम आगे जब चलते हैं
क्योंकि टोसाइल ग्रुप मतलब कि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये हमारा ग्रुप सब में कॉमन होगा। यहाँ पे टोलुइन मैंने जोड़ा हुआ है, इसलिए इसको बोलते हैं टोसाइल ग्रुप। ठीक, अब हम बात करेंगे मिसाइल ग्रुप की। मिसाइल ग्रुप क्या होता है? ये ग्रुप कॉमन है और इसमें हमने एक मिथाइल ग्रुप जोड़ दिया, तो ये हमारा कैसा हो गया? मिसाइल ग्रुप। ठीक, अब हम CF3 जोड़ते हैं इस ग्रुप के साथ, तो क्या बनेगा? यहाँ पे ट्रिप्लेट ग्रुप बोलते हैं या ट्राईफ्लोरोमीथेन सल्फोनिक एसिड। ठीक है, और इसको हम क्या मानते हैं? एक सुपर लिविंग ग्रुप है। सुपर लिविंग ग्रुप मतलब इट्स अ बेस्ट लिविंग ग्रुप बिकॉज इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग एसिड, इवन इट इज़ मच मोर स्ट्रॉन्गर देन द H2SO4। H2SO4 से भी बढ़िया एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। सो इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट लिविंग ग्रुप नोन। अब तक के जो केमिस्ट्री में लिविंग ग्रुप बनाते हैं, वन ऑफ द बेस्ट लिविंग ग्रुप में से एक है ये, इसीलिए इसको बोलते हैं सुपर लिविंग ग्रुप। इट इज़ द ब्रोसाइल लिविंग ग्रुप। ठीक है, ब्रोसाइल क्यों है? क्योंकि यहाँ पे हमने ब्रोमोफिनाइल जोड़ा हुआ है। ठीक है, चलिए ये हमारा क्या हो गया? ब्रोसाइल ग्रुप। नेक्स्ट इज द नेचर ऑफ द लिविंग ग्रुप अफेक्ट्स द रेट ऑफ बोथ SN1 and SN2 रिएक्शन as the breaking of the bond to the living group is involved in the rate determining step। तो लिविंग ग्रुप का जो नेचर है वो भी हमारे SN1 और SN2 के रेट को अफेक्ट करता है। क्यों? क्योंकि उसी ट्रांजिशन स्टेट में बॉन्ड का ब्रेकिंग और बॉन्ड का फॉर्मेशन एक साथ होता है और वो भी इन्वॉल्व होता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में। दैट्स वाई द नेचर ऑफ द लिविंग ग्रुप ऑल्सो अफेक्ट द रेट ऑफ बोथ SN1 एज वेल एज SN2 रिएक्शन। Okay, some molecule like alcohol, ether, amine are the poor living group, but these can also be undergo the nucleophilic substitution reaction by protonation or by the derivatization। ये पुअर लिविंग ग्रुप होने के बावजूद इसको हम प्रोटोनेशन या डेरिवेटाइजेशन के थ्रू इसको एक गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट कर सकते हैं, तब जाके वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे दोनों एग्जाम्पल दिया हुआ प्रोटोनेशन और डेरिवेटाइजेशन का। तो पहला होगा प्रोटोनेशन का, तो अल्कोहल का हमने जब प्रोटोनेट किया तो यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल बनाता है, जैसे ही वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा और यहाँ पे कार्बोकेटान बन जाता है। पुअर लिविंग ग्रुप होने के बावजूद ये लिविंग ग्रुप की तरह अच्छे से काम करता है ड्यू टू प्रोटोनेशन ऑफ दैट अल्कोहल। ठीक है, अब अल्कोहल का हम डेरिवेटाइजेशन करेंगे। कैसे करेंगे? SOCl2 के साथ जब हम रिएक्शन कराते हैं किसी अल्कोहल का, तो वहाँ से HCl निकलता है। जैसे ही HCl निकलेगा तो वहाँ पे एक ग्रुप बनता है ROSOCl। ठीक, फर्दर इस रिएक्शन में से हमको क्या निकालना है? SO2 इन द फॉर्म ऑफ द गैस निकल जाता है और यहाँ पे एक कंपाउंड बनता है। ठीक है, तो इस तरह से हम जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराए हैं कि क्लोरीन वहाँ पे अल्कोहल को हटा के क्लोरीन जुड़ना है, क्लोरीन ने अल्कोहल को सब्स्टिट्यूट किया ड्यू टू डेरिवेटाइजेशन। यहाँ पे हमने ये डेरिवेटिव बनाया है। ठीक है, पुअर लिविंग ग्रुप होने के बावजूद उसको हमने डेरिवेटाइज किया या फिर प्रोटोनेट किया, तब जाके वो गुड लिविंग की तरह बिहेव करता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इफेक्ट ऑफ द अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल। अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल क्या इफेक्ट क्या पड़ता है उसके रेट पे? Since the nucleophile is not involved in the rate determining step of the SN1 reaction, it's the nature and concentration does not affect the rate of SN1 reaction। SN1 रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल के स्ट्रांगनेस का या उसके नेचर का, उसकी क्वालिटी का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसकी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में न्यूक्लियोफाइल का कोई रोल नहीं है। ठीक है, क्योंकि वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है, दैट ओनली डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ द सबस्ट्रेट। ओके, सो SN1 रिएक्शन के रेट पे न्यूक्लियोफाइल का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, बट in an SN2 reaction the nucleophile is involved in the rate determining step, so the nature and concentration of the nucleophile affects the rate of SN2 reaction, thus the stronger the nucleophile the faster will be the SN2 reaction। SN2 रिएक्शन सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होता है, इसके रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में न्यूक्लियोफाइल इन्वॉल्व होता है। तो यहाँ पे क्या होगा? न्यूक्लियोफाइल जितना ज़्यादा स्ट्रांग होगा उस रिएक्शन का रेट जो होगा उतना ही फास्टर होगा, वो रिएक्शन उतनी ही फास्ट चलेगी। ठीक है, नेक्स्ट इज द ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी वेरीज एंड इट डिपेंड्स ऑन द सबस्ट्रेट, सॉल्वेंट, अनपोलराइजेबिलिटी ऑफ द न्यूक्लियोफाइल एंड इट्स साइज। तो ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी जो होता है, कौन सा न्यूक्लियोफाइल कैसा होता है, उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी कितना ज़्यादा है, वो कम है,
वो किस पे डिपेंड करता है, सबस्ट्रेट पे, सॉल्वेंट पे, और सॉल्वेंट की पोलराइजेबिलिटी पे, उस न्यूक्लियोफाइल की जो पोलराइजेबिलिटी है उस पर डिपेंड करता है, और उसकी साइज पे भी डिपेंड करता है। द फॉलोइंग मेन प्रिंसिपल गवर्न द रेट ऑफ SN2 रिएक्शन। वो क्या क्या प्रिंसिपल है भाई? पहला है, ए नेगेटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियोफाइल इज स्ट्रॉन्गर दैन इट्स कॉन्जुगेट एसिड। मतलब क्या हुआ, अगर वो न्यूट्रल है तो उससे ज़्यादा स्ट्रांग होगा अगर वो चार्ज्ड होगा। इट मीन्स जैसे कि हम वाटर लेते हैं, फॉर एग्जांपल वाटर हमारा क्या है, एक वीक न्यूक्लियोफाइल है। उसी जगह पे हम यहाँ से H+ आयन निकाल लेते हैं तो बनता है हमारा OH- इज ए स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल दैन द वाटर मॉलिक्यूल। अनदर एग्जाम्पल इज NH2- इज मोर पावरफुल दैन द अमोनिया। अमोनिया न्यूट्रल है तो ये वीक न्यूक्लियोफाइल होगा एज कंपेरिजन टू द NH2-। ठीक है, तो यही एक प्रिंसिपल है यहाँ पे। अ नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल इज स्ट्रॉन्गर दैन इट्स कॉन्जुगेट एसिड। ये एसिड है, ये बेस है, ये बेस है, ये एसिड है। ठीक है, तो ये बात है यहाँ पे। दूसरा प्रिंसिपल क्या है यहाँ पे, देखिए, अ न्यूक्लियोफाइल whose attacking atom is in the same period of the periodic table, their nucleophilicity is stronger in order of basicity। बात करते हैं, अगर हम न्यूक्लियोफाइल जो अटैक करता है उसमें जो अटैकिंग एटम है, अगर हम सबका कंपेयर करें, एक ही पीरियोडिक टेबल के एक ही पीरियड के एटम हैं, तो उसके बेसिसिटी के ऑर्डर में ही उसका जो न्यूक्लियोफिलिसिटी होगा वो होगा। फॉर एग्जांपल NH2- will be more basic, so its nucleophilicity will be high, then after RO-, then OH-, then RNH2। इसी तरह से क्या होगा, जैसे जैसे बेसिसिटी घटती जाएगी उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी भी घटती जाएगी। तो यहाँ पे क्या होगा, जब सेम पीरियोडिक टेबल के सेम पीरियड के एटम हैं, अटैकिंग एटम, तो वहाँ पे क्या होगा, जिसकी बेसिसिटी ज़्यादा होगी उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी भी ज़्यादा होगी। दैट मीन्स हियर द न्यूक्लियोफिलिसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बेसिसिटी। आई बात समझ में? तीसरा प्रिंसिपल क्या है, ऑन गोइंग डाउन इन द ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीजेज ऑल्दो द बेसिसिटी डिक्रीजेज। जब वहाँ पे एक ही ग्रुप की बात करेंगे, उस ग्रुप में बेसिसिटी और न्यूक्लियोफिलिसिटी एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक होते हैं, एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। जब हम डाउन टू द ग्रुप जाएंगे, डाउन इन द ग्रुप, then the nucleophilicity will increase but basicity of that group is decreases. For example, iodide is a more nucleophile, less basic. Fluoride and less nucleophilic and the high basic. Okay, similarly in the sulfur nucleophile, any sulfur nucleophile is stronger than its oxygen analog. Similar as phosphorus nucleophile is more powerful than its the nitrogen analogs। तो क्या हुआ, जैसे जैसे हम ग्रुप में नीचे जाएंगे उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ती जाएगी और उसकी बेसिसिटी क्या होती है, घटती जाती है। ये प्रिंसिपल है जो कि वो उसको गवर्न करते हैं SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म को। सो इट इज़ बिकॉज द स्मॉलर नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल इज मोर सॉल्वेटेड इन द पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, हेंस the nucleophile is not so free to attack the substrate, whereas in polar aprotic solvent smaller negatively charged nucleophile not so strongly solvated, hence the nucleophile is almost free to attack the substrate. For example, in polar aprotic, fluoride ion will be more nucleophile and iodide ion will be less nucleophilic। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा कि बेसिसिटी और न्यूक्लियोफिलिसिटी सेम ऑर्डर में होते हैं, किसमें, अपने पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में, जबकि पोलर प्रोटिक में जस्ट अपोजिट हो जाता है। आई बात समझ में? इसकी बातों की चर्चा हम लोगों ने सॉल्वेंट इफेक्ट में कर लिया है। चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ पे क्या, न्यूक्लियोफिलिसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द पोलैरिटी ऑफ द सॉल्वेंट। न्यूक्लियोफिलिसिटी किसी भी न्यूक्लियोफाइल ग्रुप का उसकी पोलैरिटी इन द सॉल्वेंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, however solvation is not the complete answer because the nucleophilicity of uncharged nucleophile also increases on going down the group. These nucleophiles are not so strongly solvated and the solvent do not greatly affect their nucleophilicity। इसका क्या मतलब हुआ, अभी तक हमने अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल की जो न्यूक्लियोफिलिसिटी है सॉल्वेशन इफेक्ट के द्वारा हम डिफाइन कर रहे थे, लेकिन
सॉल्वेशन इज़ नॉट द कंप्लीट आंसर। सॉल्वेशन उसको पूरी तरह से डिफाइन नहीं कर सकता क्योंकि वो तो सॉल्वेशन केवल चार्ज्ड मॉलिक्यूल का होता है, जबकि कुछ अनचार्ज्ड न्यूक्लियोफाइल होते हैं जिसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी डाउन द ग्रुप जाने पे बढ़ती है। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है? These nucleophile are not strongly solvated and the solvents do not greatly affect their nucleophilicity। उसकी nucleophilicity solvent से कोई मतलब, कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वहाँ पे चार्ज है ही नहीं, तो लेना देना कहाँ से होगा? तो उसको कैसे डिफाइन करेंगे? सिमिलरली द ऑर्डर ऑफ द nucleophilicity AR S- इज ग्रेटर दैन द AR O-। तो यहाँ पे S और O दो न्यूक्लियोफाइल के दो एक ही ग्रुप के दो एटम हैं, S- और O-, इज़ नॉट अफेक्टेड बाय द सॉल्वेंट्स। सॉल्वेंट्स के द्वारा इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। दिस कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ द पोलराइजेबिलिटी ऑफ द न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल की जो पोलराइजेबिलिटी है उस पर डिपेंड करेगा। So the more polarizable the nucleophile is, more easily to the electron cloud is distorted। मतलब पोलराइजेबिलिटी जितना ज़्यादा होगा वहाँ पे, तो उसके जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो इजीली डिस्टॉर्टेड हो सकते हैं कहीं डोनेट करने के लिए। दस द लार्जर न्यूक्लियोफाइल कैन एक्चुअली ब्रिंग अ ग्रेटर डिग्री ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टू द सबस्ट्रेट दैन द स्मॉल न्यूक्लियोफाइल हुज इलेक्ट्रॉन क्लाउड आर मोर टाइटली हेल्ड। मतलब क्या हुआ? स्मॉल न्यूक्लियोफाइल का जो एटम है जो अटैक कर रहा है, अगर उसका साइज स्मॉल है तो उसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो होते हैं उसके न्यूक्लियस से बहुत स्ट्रांगली हेल्ड होते हैं, जिससे कि उसके जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है उसको इजीली डिस्टॉर्ट नहीं कर सकते, वो इजीली फ्री नहीं होता किसी भी सबस्ट्रेट को देने के लिए, डोनेट करने के लिए। जबकि बड़ा ग्रुप होता है, बड़ा एटम होता है, तो उसके जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होते हैं वो इजीली डिस्टॉर्ट हो सकता है, इजीली वो अपने इलेक्ट्रॉन को सबस्ट्रेट को डोनेट कर सकता है। इसलिए वहाँ पे पोलराइजेबिलिटी जिस एटम की ज़्यादा होगी उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा होगी। ठीक है, आई बात समझ में? आइए आगे देखते हैं। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि पोलराइजेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ द न्यूक्लियोफाइल। पहले तो हमने जिसकी साइज़ बड़ी होगी उसकी पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा होगी, उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी भी ज़्यादा होगी। सो ओवरऑल द न्यूक्लियोफिलिसिटी, अगर हम इन सारी बातों को देखें, एक ओवरऑल न्यूक्लियोफिलिसिटी देते हैं तो RS- का न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा होता है, उसके बाद AR-S- का, उसके बाद SH- का, देन साइनाइड आयन, देन आयोडाइड आयन, अमोनिया, देन CH3 और जो एल्कोक्साइड ग्रुप बोलते हैं। फिर OH है। OH हमारा जो होता है इंटरमीडिएट न्यूक्लियोफाइल होते हैं। उस OH- आयन के लेफ्ट साइड में जो है ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल हैं। उसके बाद जो हमारे ये हैं ये हमारे वीक न्यूक्लियोफाइल हैं, जिसमें हमारा N3-, ब्रोमाइड आयन, एस्टेट आयन, क्लोराइड आयन, फ्लोराइड आयन, H2O, ये सब हमारे वीक न्यूक्लियोफाइल हैं। OH हमारा क्या होता है? एक हमारा इंटरमीडिएट न्यूक्लियोफाइल है। इट कैन ऑल्सो बी बिहेव एज ए स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल एज वेल एज इट कैन बिहेव एज लाइक अ weak nucleophile। So now here the OH- is the मॉडरेट और इंटरमीडिएट न्यूक्लियोफाइल। तो ये हमारा था एक फैक्टर्स जो कि हमारे किसी भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के रेट को जो अफेक्ट करते हैं, ये सारे फैक्टर्स हैं। ठीक है, इसमें बहुत कुछ चीज़ें छोटी छोटी बची हुई हैं, वो फिर कभी देख लेंगे, आपका सर डिमांड होगा, आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दें, हम उसको भी बना देंगे, छोटा मोटा एग्जांपल लेके समझाएंगे उसको। ठीक है, तो आज का वीडियो लेक्चर यहाँ पे हम रोकते हैं। ठीक है, आगे हम अभी एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ेंगे। तब तक के लिए चलते मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। अगर आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को ज़रूर से हिट करें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। और आपका जो क्वेरी है, आपका जो क्वेश्चंस हैं, आप कमेंट बॉक्स में डाल दें, हम उसको रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे।